हे गाइस, वेलकम बैक टू ड्रॉप बावन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ हिस्ट्री ऑफ द क्लब। और आज हम बात करेंगे एसोसिएशन कैल्चियो मिलान यानी एसी मिलान के बारे में। और बहुत ज़्यादा मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार एसी मिलान के बारे में बात करूं। मुझे भी एसी मिलान के बारे में ही बनाना था नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि हमने बायर्न की बात कर ली है, हमने प्रीमियर लीग के क्लब्स की बात कर ली है, हमने ला लीगा के दोनों जायंट्स की बात कर ली है, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। तो इट वॉज टाइम कि हम इटली आएँ और आज हम आ गए हैं। तो आज हम चालू कर रहे हैं इटली का सफ़र एसी मिलान से। तो एसी मिलान की जो फाउंडेशन है वो दो इंग्लैंड के रहने वाले लोगों ने करी थी, जिनका नाम था एल्फ्रेड एडवर्ड्स और हर्बर्ट किल्पिन। तो ये दोनों जो लोग थे वो बिजनेस के सिलसिले में मिलान रहने आए थे इंग्लैंड से लेट 1800s में, अराउंड 1875 के आसपास। और 1899 में इन दोनों ने मिलकर इस क्लब की स्थापना करी, जिसका नाम था शुरू में मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब। हाँ, मिलान में क्रिकेट क्लब सुन के बड़ा अजीब लग, बट इसी नाम से एसी मिलान केम इनटू द एग्जिस्टेंस। वैसे तो माना जाता है कि क्लब की स्थापना 16 दिसंबर 1899 को हुई थी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, उससे 3 दिन पहले 13 दिसंबर को हुई थी। बट क्योंकि जो एक्चुअल चार्टर है वो खो चुका है क्लब का उस टाइम का, तो अभी थोड़ा सा डिबेट है कि एक्चुअली में जो एसी मिलान की फाउंडेशन है वो कौन सी तारीख को ले की गई थी। लेकिन दिसंबर 1899 में जो है मिलान एग्जिस्टेंस में आया। इस क्लब के दो हिस्से थे, एक क्रिकेट क्लब था, एक फुटबॉल क्लब था। तो जो क्रिकेट क्लब था वो एडवर्ड बेरा मैनेज कर रहे थे, और जो फुटबॉल सेक्शन था वो हर्बर्ट किल्पिन मैनेज करते थे। क्लब की शुरुआत होते ही रेड एंड ब्लैक कलर्स जो थे, जैसा आप मेरी जर्सी पे देख सकते हैं, एसी मिलान की जर्सी पे, ये इमीडिएटली अडॉप्ट कर लिया गया उन्होंने, और आज तक यही कलर्स जो है मिलान पहन के आ रही है। और शुरू में ही किल्पिन की मैनेजरशिप में अच्छे रिजल्ट्स पाए मिलान ने। 1901, 1906 और 1907 में नेशनल लीग टाइटल्स जीते। और 1901 में जो टाइटल था वो काफ़ी स्पेशल था, क्योंकि जिनोवा उस टाइम पे सीरिया को काफ़ी डोमिनेट कर रही थी, या नेशनल लीग जो उस टाइम बोलते थे इटली को, वो डोमिनेट कर दी थी। तो उनकी विनिंग स्ट्रीक को रोका था मिलान ने, और नए क्लब के तौर पे काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी उनके लिए कि आते उन्होंने 7-8 साल में 3 टाइटल जीत लिए थे। तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी उनके लिए। फिर 1908 में क्लब में कुछ डिस्प्यूट हो गया इंटरनेशनल प्लेयर्स की साइनिंग्स को लेके, और जो लोग फॉरेन प्लेयर्स को साइन करना चाहते थे मिलान फुटबॉल क्लब के लिए, वो स्प्लिट हो गए एसी मिलान से 1908 में, और उन्होंने बना लिए इंटरनेशनल मिलान, मतलब इंटरनेशनल मिलान अगर आप बोलना चाहें तो, बिकॉज दे वांटेड टू साइन इंटरनेशनल प्लेयर्स। और एसी मिलान के कुछ लोग जो थे वो अग्री नहीं कर रहे थे। तो इंटर मिलान का हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो था, इस वजह से जो एसी मिलान और इंटर मिलान है वो सेपरेट हो गए और दो अलग अलग क्लब्स बन गए 1908 में। 1919 में मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब का नाम चेंज करके मिलान फुटबॉल क्लब कर दिया गया। और इनिशियल सक्सेसेस के बाद ज़्यादा उनको कुछ सक्सेस मिली नहीं, फिर थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी आ गई, जैसा हमने हर क्लब की हिस्ट्री में डिस्कस किया है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई, तो वहां पर थोड़ा सा जो है सब क्लब्स को स्ट्रगल करना पड़ा। और 1919 से लेकर 1940s तक मिलान ऐसे ही स्ट्रगल करती रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आके खत्म हो गया, उसके बाद फैशिस्ट रिजीम आई, मुसोलिनी वगैरह आए, सेकंड वर्ल्ड वॉर आया। क्लब का नाम चेंज करके एसोसिएशन कैल्चियो मिलानो कर दिया गया, जो कि आज तक यूज किया जाता है, जिसको हम एसी मिलान कहते हैं, या प्यार से मिलान भी बोलते हैं सिर्फ। तो ये जो था, ये क्लब का जो नाम था, ये 3 बार चेंज हुआ, फ्रॉम मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब टू मिलान फुटबॉल क्लब टू एसी मिलान। तो ये 1940s तक हो गया था। और इनिशियल सक्सेस के बाद ज़्यादा कुछ मिलान ने जीता नहीं, इंस्टेबिलिटी आ गई इटली में और यूरोप में वर्ल्ड वॉर के कारण, तो ज़्यादा कुछ मिलान कर नहीं पाई उस दौरान। और नेशनल लीग भी थी, वो भी सस्पेंड हो गई थी इटली में, तो ज़्यादा फुटबॉल खेला नहीं जा रहा था। तो मोस्टली जो फुटबॉल ट्रैक पे आया है वो हम सीधा सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आ जाते हैं। और अब देखते हैं कि मिलान ने एक्चुअली क्या किया। तो जैसा मैंने बताया, 1907 के बाद मिलान ने कोई टाइटल नहीं जीता। नेक्स्ट उनकी जो सीरिया की विक्ट्री है वो सीधा 1950-51 सीजन में आई, और 1951 में फाइनली मिलान ने 43 साल बाद स्कुडेटो फिर से जीता, सीरिया जीती। और उस सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि यूवेंटस को उन्होंने ट्यूरिन में ही 7-1 हराया था एक मैच में। और 1950s में मिलान ने एक बहुत अच्छी टीम बना ली थी, जिसमें 3 स्वीडन के प्लेयर्स थे जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत चुके थे स्वीडन के लिए, जिनका नाम था गुनार ग्रीन, गुनार नोरडाल और लाइज लेडहोम। इन तीनों की तिकड़ी को फेमसली ग्रेनोली बोला जाता था। और उसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स और साइन करे थे मिलान ने, जैसे लोरेंजो बुफोन, चिसारे माल्डिनी, कार्लो अनुवाद्जी। तो इन प्लेयर्स के बेसिस पे मिलान ने 1950s में को डोमिनेट किया सीरिया में, और अगले 10 साल में 4 सीरिया टाइटल उन्होंने अपने नाम किए। बेला गुटमैन, द फेमस बेला गुटमैन, जो कि बेनफिका के कोच थे, आपको याद हो द कर्स ऑफ बेला गुटमैन, जिन्होंने बेनफिका को कर्स दिया था कि वो कोई यूरोपियन फाइनल नहीं जीत पाएंगे। तो उससे पहले वो 1953 में
कोच थे, मिलान के कोच बनाए गए और उनकी वहाँ पे भी मिलान के बोर्ड से कुछ तनातनी हो गई, कुछ डिस्प्यूट्स हो गए और सेकेंड सीजन में उनके 19 गेम जब हो चुके थे सीजन में और मिलान टॉप पे थी टेबल पे, तब भी उनको जो है सैक कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। और उसके बाद उन्होंने अपने मैनेजरियल कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डलवाया कि वो जिस भी टीम के मैनेजर होंगे, अगर वो उस टाइम पे लीग में टॉप होगी तो उनको सैक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद भी 1955, 1957, 1959 में मिलान ने जो है सीरिया जीती, स्कुडेटो जीता। और मोस्टली 1950s में जब मिलान जीतती भी नहीं थी स्कुडेटो, तो मोर ऑफन देन नॉट वो टॉप 3 प्लेसेस में ही फिनिश करते थे। तो एसी मिलान एक प्रॉपर एलीट टीम बन चुकी थी इटालियन फुटबॉल में 1950s में। अब 1960s की जो शुरुआत है वो भी काफी अच्छी होती है एसी मिलान के लिए। 61-62 सीजन में देखते हैं हम कि नीरियो रोको जो है वो मैनेजर बनते हैं मिलान के और स्कुडेटो जिता देते हैं उनको। और यहाँ पर इनका मेंशन इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत एक इनोवेटिव कोच थे उस टाइम, बहुत इन्वेंटिव फुटबॉल के लिए जाने जाते थे और कैटेनाचियो टैक्टिक को इंट्रोड्यूस करने वाले थे। द फादर ऑफ कैटेनाचियो फिलॉसफी कहा जाता है नीरियो रोको को। अब आप पूछेंगे कैटेनाचियो टैक्टिक क्या होती है, तो कैटेनाचियो टैक्टिक, कैटेनाचियो का जो मतलब होता है डोर बोल्ट होता है, मतलब कुंडी लगा देना बिल्कुल। डिफेंस जो है वो इतना अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेगा कि अटैकर्स जो है अपोजिशन के उनको नलीफाई कर दिया जाएगा। ये मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको क्योंकि कैटेनाचियो को समझने के लिए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो अलग से चाहिए, तो वो मैं कभी और किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। बट आप ये समझ लीजिए कि इटालियन फुटबॉल जो अपने डिफेंस के लिए, अपनी फिजिकलिटी के लिए जानी जाती है और जो एक गेम को स्लो करने के लिए जाना जाता है इटालियन फुटबॉल, वो नीरियो रोको की वजह से हुआ है। और जो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ इटालियन फुटबॉल अटैच्ड है, उसका पूरा क्रेडिट नीरियो रोको को जाना चाहिए। तो इस तरीके की टैक्टिक और फिलॉसफी और इनोवेशन वो लेके आए सीरिया में और एसी मिलान में। एज अ रिजल्ट ऑफ विच 61-62 में सीरिया जीता, एसी मिलान ने स्कुडेटो फिर से जीता। और उनकी टीम में 2 यंग नए प्लेयर थे, जियानी रिवेरा और होजे अल्ताफिनी, जो कि लेजेंड्स माने जाते हैं आज की तारीख में गेम के। और क्योंकि अल्ताफिनी इतने ज़्यादा प्रोलिफिक गोल स्कोरर थे, उनकी बदौलत 1963 में मिलान ने अपना पहला यूरोपियन कप, जिसको हम चैंपियंस लीग के नाम से भी जानते हैं आज, वो जीता। और उस जीत ने मिलान को एक एलीट यूरोपियन क्लब के तौर पे भी स्टैब्लिश कर दिया वर्ल्ड फुटबॉल में। बट इनिशियल सक्सेस के बाद 1960s में ज़्यादा ट्रॉफी जीती नहीं मिलान ने। उनका एक और स्कुडेटो 1960s में बस 1967-68 सीजन में आया, क्योंकि यहाँ पर अब इंटर मिलान का जो राइज था हेलोनियो हेरेरा के अंडर, वो काफ़ी इंप्रेसिव था। और इंटर मिलान जो है अब चैलेंज करने लगी थी टाइटल के लिए, वो भी एक रेलिवेंट क्लब बन गए थे सीरिया में। तो उसकी वजह से एसी मिलान का जो है थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया था और डाउनफॉल आने लगा था। और इस वजह से 1960s में हालांकि उन्होंने एक यूरोपियन कप भी जीता, बट स्कुडेटो उन्होंने सिर्फ 2 बार ही जीता और ज़्यादा कुछ ट्रॉफीज वो जीत नहीं पाए ड्यूरिंग 1960s। और अगले ही सीजन 1969 में मिलान ने फिर से अपना सेकंड यूरोपियन कप जीता। तो 1960s में मिलान ने 2 यूरोपियन कप और 2 सीरिया जीती, विच वॉज अ डिसेंट अचीवमेंट। बट सीरिया ज़्यादा वो जीत नहीं पाए क्योंकि कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने कहा, काफ़ी बढ़ चुका था और टीम्स जो थी वो अब राइज कर रही थी धीरे धीरे सीरिया में। 1970s में आकर यहाँ थोड़ा सा अब जो है मिलान का डाउनफॉल चालू होता है। जैसे जैसे 1970s खत्म होगा तो मिलान के लिए जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाएंगी। 1970s में मिलान ने 3 कोपा इटालिया जीते और स्कुडेटो जो है उनको जीतने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। अपना उन्होंने 10वां स्कुडेटो 79 में जीता, जियानी रिवेरा का आखिरी सीजन था। तो 1978-79 सीजन में उन्होंने अपना 10वां स्कुडेटो जीता, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था उनको। 1970s बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट था एसी मिलान के लिए क्योंकि मैच फिक्सिंग के बहुत सारे स्कैंडल्स जो है उसमें नाम आने लगा था एसी मिलान का, कुछ रेफरीज का भी इन्वॉल्वमेंट था उसमें। और वो जो आरोप था वो 1979-1980 सीजन में प्रूव हो गया और लात्सियो के साथ एसी मिलान को रेलीगेट कर दिया गया सीरी बी में इटालियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, क्योंकि मैच फिक्सिंग स्कैंडल में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया गया था। तो ऐसा नहीं है कि जो मिड 2000 में कैल्चियोपोली स्कैंडल हुआ था वही पहली मैच फिक्सिंग की स्कैंडल थी जो इटालियन फुटबॉल में हुई थी, इससे पहले भी हुई थी। तो अनफॉर्चुनेटली इन कारणों की वजह से लात्सियो और एसी मिलान दोनों को सीरी बी में रेलीगेट कर दिया गया। हालांकि 1980-81 में एसी मिलान जो है वो सीरी बी जीत के फिर से सीरी आ में आ गए। लेकिन 81-82 सीजन में क्योंकि अब मिलान जो थी काफ़ी पीछे हो गई थी अपनी रेलीगेशन की वजह से, उनके पास मैनेजर नहीं था अच्छे प्लेयर्स जो थे उनके रिटायर हो चुके थे, कोई वेल स्टैब्लिश्ड प्लेयर जो है वो आना नहीं चाह रहा था एसी मिलान क्योंकि वो इतना अट्रैक्टिव क्लब नहीं था। तो वो फिर से रेलीगेट हो गए
और सीरी बी में चले गए 81-82 सीजन के बाद। तो अर्ली 80s जो थे काफ़ी डिफिकल्ट थे एसी मिलान के लिए। शुरू के 3 में से 2 साल उनको सीरी बी में गुजारने पड़े और 2 साल लग गए उनको जब वो रेलीगेट हुए। 1983 में वो फिर से सीरी आ में आए प्रमोट होके, और उनको 2-3 साल और लग गए क्योंकि फाइनेंशियल ट्रबल और ऑफ द पिच जो चीजें थी इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि क्लब जो है काफी अनस्टेबल हो चुका था। 20 फरवरी 1986 को देखते हैं हम कि मिलान की ओनरशिप में चेंज होता है और एक बहुत बड़े मिलान के ही बिजनेसमैन सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो हैं वो क्लब को खरीद लेते हैं। एक इन्फ्लक्स ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल आ जाता है, बहुत सारा पैसा जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है क्लब में, और एक नए मैनेजर अरिजियो साची को अलॉन्ग विद 3 नेदरलैंड्स के प्लेयर उस टाइम पे जो कि अपनी पीक पे थे पावर्स के, मार्को वैन बैस्टन, फ्रैंक रायकार्ड और रूड हुलिट, इन तीनों को मिलान लाया जाता है। और उसके बाद मिलान जो है अपने आप को पिकअप करती है एंड देन उनका राइज जो है इटालियन फुटबॉल में फिर से शुरू होता है। वैन बैस्टन, रायकार्ड और हुलिट के साथ साथ डोनाडोनी, कार्लो एंचेलोटी और जियोवानी गाली जैसे प्लेयर्स को भी मिलान जो है वो इंटीग्रेट करती है अपनी टीम में और एक बहुत अच्छी टीम बनाती है। और 87-88 में नापोली के अगेंस्ट, जो कि उस टाइम पे डिएगो मैराडोना की नापोली थी, जो डिएगो मैराडोना थे नापोली में खेल रहे थे, उनको हरा के सीरिया फाइनली जीत लेती हैं। और 1989 में और भी बड़ी सक्सेस आती है एसी मिलान की तरफ जब वो अपना तीसरा यूरोपियन कप जीत जाते हैं, जिसमें वो स्टाउ बुचारेस्ती को 4-0 हरा देते हैं फाइनल में। बर्लुस्कोनी की वजह से साची आ जाते हैं, इनकी टीम बहुत अच्छी हो जाती है और फाइनली एक लीग जीतने के बाद अब चैंपियंस लीग भी इन्होंने जीत ली है। और अब हम आ गए 90s में, और 90s जो है अब पूरा मिलान का डेकेड है एंड दिस इज द मिलान दैट वी नो, जिसने बिल्कुल धूम मचा दी ना केवल यूरोपियन फुटबॉल में बट सीरिया में भी अपना डोमिनेंस बहुत अच्छी तरीके से जो है उसको स्टैम्प कर दिया था। और अगले ही सीजन 1990 में फिर से मिलान ने चैंपियंस लीग जीती या यूरोपियन कप जो भी आप कहना चाहें वो जीता, और बहुत एक शानदार सुपरस्टार स्टडेड टीम थी जिसने वो 90s में जो है मिलान को एक सुपर पावर बनाया। और वो जो कप जीतने वाली टीम थी उस टीम में खेलने वाले प्लेयर्स थे जियोवानी गाली, मरोसो तसोती, एलिजांद्रो कोस्टा कुर्ता, फ्रैंको बरेसी, पाओलो माल्डीनी, एंजेलो कोलंबो, फ्रैंक रायकार्ड, कार्लो एंचेलोटी, रोबर्टो डोनाडोनी, रूड हुलिट और मार्को वैन बास्टन। और इस शानदार टीम का निकनेम था द इमोर्टल्स या ग्ली इमोर्टाली जैसा इटालियन में बोला जाता है। तो इस तरीके की एक सुपर पावर जो थी, एक सुपर टीम बन गई थी एसी मिलान अब 1990s के शुरुआत में। 92 से 94 तक लगातार 3 स्कुडेटो जीते और 91-92 सीजन जो एसी मिलान जीती थी उसमें वो अनडिफीटेड थे। तो इस तरीके की डोमिनेंस थी अब वो दिख रही थी एसी मिलान की इटालियन फुटबॉल में। 3 टाइटल लगातार जीते जिसमें से एक अनडिफीटेड है। एब्सोल्युटली अमेजिंग अचीवमेंट। अब साची मिलान को छोड़ के इटालियन नेशनल टीम को कोच करने चले गए तो उनके असिस्टेंट फाबियो कपेलो को जो है वो प्रमोट किया गया और फाबियो कपेलो ने उनका अच्छा काम बरकरार रखा, जारी रखा और मिलान उनके मैनेजरशिप में भी टाइटल्स जो है जीतती रही। और उनका नाम अब हो चुका था ग्ली इनविंसिबली या द इनविंसिबल्स, क्योंकि 91-92 सीजन जो है उन्होंने बिना हारे कोई मैच वो जीता था। तो एक बेहतरीन अचीवमेंट थी और बहुत सारे यहाँ पर अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो थे वो आ चुके थे मिलान की टीम में। पाओलो माल्डीनी का हमने देखा था, एक यंग पाओलो माल्डीनी जो कि राइज किए थे एसी मिलान में, और उनके अलावा और भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर जैसे मार्सेल डेसाई, रॉबर्टो डोनाडोनी, जोनेमीर बोबान। तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो थे वो आ रहे थे अब मिलान की टीम में और मिलान जो है अब एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया था फॉर द फुटबॉलर्स अराउंड द वर्ल्ड। मिलान 93, 94 और 95 के चैंपियंस लीग फाइनल में पहुंची थी, जिसमें से उन्होंने 94 का फाइनल जीता था। 93 और 95 में वो मार्से और आयक्स से हार गए थे। 94 का उन्होंने फाइनल जो है बार्सिलोना को 4-0 हराया था। तो ना केवल इटालियन सीरिया जीते जा रहे थे, वो चैंपियंस लीग के भी फाइनल्स में कंसेक्यूटिवली पहुंचे जा रहे थे, कंसिस्टेंटली पहुंचे जा रहे थे। तो अर्ली 90s से लेके मिड 90s तक मिलान वाला एब्सोल्यूट बीस्ट ऑफ अ फुटबॉल टीम और बेस्ट फुटबॉल टीम थे वो यूरोप में उस टाइम पे। 1995-96 में फिर से मिलान ने स्कुडेटो जीता और अब जो ट्रांजिशन हो रहा था वो भी बहुत अच्छा हो रहा था। जो प्लेयर्स छोड़ के जा रहे थे उनकी जगह जो नए प्लेयर्स आ रहे थे वो भी बहुत वर्ल्ड क्लास थे, जैसे रोबर्टो बाजियो, मार्को सिमियोनी और जॉर्ज वेया। जॉर्ज वेया आज तक ही इज द ओनली अफ्रीकन प्लेयर, लाइबेरिया के प्रेसिडेंट है आज, द ओनली अफ्रीकन प्लेयर टू हैव वन अ बैलन डोर, और वो उन्होंने तब किया था जब वो एसी मिलान के लिए खेल रहे थे। 96 में जो है जॉर्ज वेया को बैलन डोर दिया गया था। तो इस तरीके के प्लेयर्स जो है मिलान स्काउट
आउट कर रही थी और लेके आ रही थी और उनको सुपरस्टार्स बना रही थी। चाहे हम रॉबर्टो बाजियो की बात कर लें, चाहे हम जॉर्ज वेया की बात कर लें, चाहे हम पाओलो माल्डिनी की बात कर लें, तो इस कैलिबर, इस लेवल के प्लेयर्स थे वो एसी मिलान में खेल रहे थे। अगले 2 सीजन मिलान के लिए अच्छे नहीं रहे 96 से 98 तक, क्योंकि फाबियो कैपेलो जो है वो छोड़ के एसी मिलान को अब रियल मैड्रिड चले गए थे उनको मैनेज करने के लिए। ऑल्दो अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए उस टाइम भी एसी मिलान में, जैसे एडगर डाविड्स, क्रिस्टोफर डगरी, इब्राहिम बा, लेकिन तब भी मिलान जो है ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। 97 में तो मिलान 11th फिनिश करी सीरिया में उस सीजन, उस टेबल में, और अरिगियो साची को वापस लाया गया 97 में मिलान की हालत को सुधारने के लिए, लेकिन वो भी ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। हालांकि क्रिश्चियन ज़ीक, पैट्रिक क्लाइवर्ट और जेस्पर ब्लॉमक्विस्ट जैसे प्लेयर्स जो हैं वो साइन करे थे एसी मिलान ने उस दौरान, लेकिन तब भी एसी मिलान उन ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच पाई। 98-99 सीजन की शुरुआत में अल्बर्टो ज़ैकरोनी को लाया गया एसी मिलान, जो कि यूडिनीसी से 3rd फिनिश किए थे पिछले सीजन, और वो अपने साथ बहुत सारे प्लेयर्स को लेके आए। यूडिनीसी से ही ओलिवियर बियरहॉफ, थॉमस हेल्विक, और मिलान ने और अच्छे अच्छे प्लेयर साइन करे जैसे रोबर्टो अयाला, लुइगी साला, और ज़ैकरोनी ने 3-4-3 फॉर्मेशन 3 एट द बैक खिलाया मिलान को, और फिर से मिलान को उस साल सीरिया जिताया, उनका 16th सीरिया टाइटल। और अगला सीजन 99-2000 काफ़ी खराब रहा मिलान के लिए। हालांकि एक उभरते हुए यंग यूक्रेन के सुपरस्टार आंड्रे शेवचेंको ज़रूर आए एसी मिलान, लेकिन उसके अलावा चैंपियंस लीग में ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई एसी मिलान, और सीरिया में भी 3rd फिनिश करी। तो वो जो एक खौफ था एसी मिलान का, वो नहीं था जो अर्ली 90s में था। तो वो एक यहाँ पर जो स्ट्रगल था थोड़ा सा मिलान का दिख रहा था। तो 2001 में कार्लो एंचेलोटी को एसी मिलान का मैनेजर बनाया गया, और यहाँ पर हमने देखा कि 2 चैंपियंस लीग जिताई एसी मिलान को 2003 और 2007 में। 2005 में भी एसी मिलान जो है फाइनल में पहुंची थी, लेकिन लिवरपूल से वो हार गए थे 3-0 लीड करने के बाद हाफ टाइम पे। लेकिन इस दौरान सिर्फ 1 स्कुडेटो जीती एसी मिलान। तो अर्ली 2000s में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स लेके आई एसी मिलान कार्लो एंचेलोटी की मैनेजरशिप में, जैसे रूई कोस्टा, फिलिपो इंजागी, क्लैरेंस सेडॉफ, आंद्रिया पिर्लो इंटर में। और जैसे मैंने आपको बताया कि 2003 में मिलान ने फिर से चैंपियंस लीग जीती, और अगले ही सीजन कका को साइन कर लिया मिलान ने, जो कि उनके लिए बहुत बड़े प्लेयर बने। और रोनाल्डो मेसी से पहले बैलन डोर जीतने वाले लास्ट प्लेयर कका ही थे, जब रोनाल्डो मेसी की चालू नहीं हुई थी वो खतरनाक राइवलरी। तो जो लास्ट प्लेयर 2007 में बैलन डोर जीते थे वो कका थे एसी मिलान के साथ। फिर 2003-04 में सीरिया जीती कार्लो एंचेलोटी ने एसी मिलान के साथ। 2004-05 में जैसा मैंने कहा लिवरपूल से फाइनल हार गए चैंपियंस लीग का। 2005-06 सीजन था, अगेन चैंपियंस लीग के सेमीफाइनल तक पहुंचे, लेकिन सीरिया में फिर 3rd फिनिश किए। और 2006-07 में लिवरपूल को ही फाइनल में हरा के चैंपियंस लीग जीत गए, लेकिन सीरिया में 4th फिनिश किए थे इस सीजन। तो सीरिया में खास जो है वो सक्सेस मिली नहीं थी कार्लो एंचेलोटी को, सिर्फ 1 टाइटल जीत पाए वो मिलान से, लेकिन चैंपियंस लीग में कंसिस्टेंटली फाइनल्स और सेमीफाइनल्स में पहुंच रहे थे। 2003 में जीते थे, 2005 में फाइनल में हारे थे, 2007 में फिर फाइनल जीत गए। तो इस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस रही थी। और ये जो टीम थी कार्लो एंचेलोटी की, ये बहुत खतरनाक टीम थी। आई स्टिल रिमेंबर फीफा 06 में जो होती थी एसी मिलान की टीम, अगर आप देखें इस तरीके की टीम होती थी एसी मिलान की। मतलब आप कोई भी प्लेयर देखेंगे तो 86 से कम रेटेड नहीं था। शेवचेंको, इंजागी, काका, सेडोर्फ, पिर्लो, गट्टूसो, ब्राजील के कैप्टन कफू, माल्डिनी, नेस्टा, याप स्टाम और डीडा। तो इस तरीके की टीम थी। डीडा और कफू तो वर्ल्ड कप चैंपियंस थे ब्राजील के साथ 2002 में, और फिर वो एसी मिलान आए थे। तो इस तरीके की जो टीम थी वो उस टाइम पे थी एसी मिलान की। लेकिन 2007 के बाद जो है वो थोड़ा सा जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था एसी मिलान का, क्योंकि काका वाज आल्सो अट्रैक्टिंग गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन फ्रॉम ऑल द एलीट क्लब्स अराउंड द वर्ल्ड, और रियल मैड्रिड उनमें से एक था। तो हम देखते हैं कि 2 साल बाद रियल मैड्रिड उनका ट्रांसफर हो गया। फिर आंड्रे शेवचेंको भी 2006 में चेल्सी आ गए। इट वॉज अ रिकॉर्ड ट्रांसफर फी एट दैट टाइम। चेल्सी के लिए 30 मिलियन पाउंड्स में उनको लेके आया गया था। और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो मिलान के मूव ऑन कर गए अलग अलग क्लब्स में, और बहुत सारे प्लेयर्स अपने प्राइम को भी पास कर चुके थे। तो ट्रांजिशन है वो अच्छा हुआ नहीं, और रिक्रूटमेंट भी थी उसके बाद मिलान की बहुत अच्छी हुई नहीं। कार्लो एंचेलोटी भी 2009 में मिलान छोड़ के चले गए, चेल्सी आ गए, वो चेल्सी के मैनेजर बन गए 2009 में। और 2008 में देखते हैं हम कि रोनाल्डिनियो आते हैं बार्सिलोना से एसी मिलान, और बहुत बड़ी साइनिंग होती है वो उस टाइम पे। लेकिन अब रोनाल्डिनियो भी जो है अपने प्राइम पे नहीं है, तो इस वजह से वो ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं पाते हैं। मिलान के फॉर्चून्स में ज़्यादा कुछ चेंज आता नहीं है, और मिलान फिर स्ट्रगल करती है अगले 3 साल तक कोई टाइटल जीतने के लिए। और 2010s की शुरुआत काफ़ी अच्छी हुई एसी मिलान के लिए। मैक्स एलेग्री को कोच अपॉइंट किया गया काग्लियारी से, और ज़्लातान इब्राहिमोविच को लोन से लाया
गया क्योंकि उनका फॉल आउट हो गया था बार्सिलोना में पेप गार्डियोला के साथ, तो ज़्लातान इब्राहिमोविच एसी मिलान आ गए और रॉबिनियो को भी साइन कर लिया गया था मैनचेस्टर सिटी से एसी मिलान में। तो एक अच्छी सी टीम बन गई थी एसी मिलान की और सीरिया जिता दी। मैक्स एलेग्री ने अपने पहले ही सीजन में एसी मिलान को एलेक्जेंड्रो नेस्टा, थियागो सिल्वा, क्रिश्चियन अबियाटी इस तरीके के प्लेयर्स थे जो कि डिफेंस में साइन करे मैक्स एलेग्री ने। एलेसांद्रो नेस्टा तो पहले से थे ही, थियागो सिल्वा और क्रिश्चियन अबियाटी आए जो कि साइन करे एसी मिलान ने और उनको डिफेंसिवली काफी मदद करी इन प्लेयर्स ने। और एसी मिलान जो है सीरिया का वन ऑफ द टॉप डिफेंस था उस सीजन। और नेक्स्ट सीजन 11-12 मिलान का डिसेंट रहा लीग में, लेकिन वो जीत नहीं पाए, 4 पॉइंट पीछे फिनिश करे यूवेंटस से और सेकंड फिनिश किए। और ये 2010-11 वाला जो टाइटल था ये आखिरी सीरिया है आज तक। उसके बाद से अभी 11 साल हो गए हैं एसी मिलान ने कोई भी सीरिया टाइटल नहीं जीता है और चैंपियंस लीग में भी उनकी परफॉर्मेंसेस जो है वो अच्छी नहीं रही। और यहाँ से जो है जो डाउनफॉल है वो चालू हो गया एसी मिलान का। दे वर अ जाइंट ऑफ अ टीम इन यूरोपियन फुटबॉल और यहाँ से हमने देखा कि अब उनका जो डाउनफॉल है वो चालू हो गया है। 12-13 सीजन में एसी मिलान 3rd फिनिश करी सीरिया में, 13-14 सीजन में 8th फिनिश करी और 14-15 सीजन में 10th फिनिश करी सीरिया में एसी मिलान। और यहाँ पर जो है डाउनफॉल बहुत ज़्यादा हो चुका था। फिलिपो इंजागी बीच में मैनेजर बन के आए थे, उनको सैक कर दिया गया, बहुत सारे मैनेजरियल चेंजेस हुए, अलेग्री को भी सैक कर दिया गया था इस बीच में, कुछ भी जो है मिलान के लिए सही नहीं जा रहा था। और यहाँ पर ओनरशिप में और एक चेंज हुआ। सिल्वियो बर्लुस्कोनी की जो कंपनी थी फिन इन्वेस्ट, जो कि पेरेंट कंपनी थी एसी मिलान की, मेजॉरिटी स्टेक एसी मिलान के जिनके पास थे, फिन इन्वेस्ट नाम था उस कंपनी का, उन्होंने डिसाइड किया कि बी टशोबॉल को 48% स्टेक जो है वो अपना बेच देंगे 480 मिलियन यूरो में 2015 में। और वो डील हुई और 48% क्लब के मालिक बन गए थाई बिजनेसमैन बी टशोबॉल। लेकिन वो डील जो है साल भर बाद कोलैप्स हो गई और विंचेंजो मोंटेला को हायर किया गया एज एसी मिलान मैनेजर। और 2016 में फिर से एक जो डील थी उसको साइन किया गया चाइनीज इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी साइनो यूरोप स्पोर्ट्स के साथ, जिनको 99.93% स्टेक जो है मिलान ने वो अपना बेच दिया। 2017 में ये डील जो है पूरी हो गई और हम यहाँ देखते हैं कि एक नई अमेरिकन हेज फंड कंपनी एलियट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन आती है, जिन्होंने साइनो यूरोप स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन को 303 मिलियन यूरो का लोन दिया था। और क्योंकि वो लोन पे करने में वो फेल हो गए 2018 में, तो एलियट मैनेजमेंट फंड अब जो है वो पेरेंट कंपनी बन गया, जो है वो माई बाप बन गया एसी मिलान का, एंड दे वर द प्रिंसिपल ओनर्स नाउ। और इस वजह से ओनरशिप में फाइनेंशियल ट्रबल्स में इतना बुरी तरीके से फंस गया क्लब। ये कारण था कि उनके डाउनफॉल का, रिक्रूटमेंट भी बहुत अच्छी नहीं हुई, मैनेजरियल चेंजेस भी बहुत सारे होते रहे, ट्रांजिशन में फंस गया। यहाँ पर एक और बुरी बात हुई एसी मिलान के लिए, वो ये था कि राइज ऑफ प्रीमियर लीग एंड ला लीगा, क्योंकि अब ला लीगा में 2010s में आप देखेंगे तो मेसी, रोनाल्डो वो सब ग्लैमर था। इधर प्रीमियर लीग भी जो है ग्लोबली मोस्ट वॉच्ड, मोस्ट ग्लैमरस लीग बन चुकी थी विद वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स प्लेइंग इन बोथ दीज लीग्स। चाहे हम ला लीगा की बात कर लें चाहे हम प्रीमियर लीग की बात कर लें, तो सीरिया जो है वो उतनी अट्रैक्टिव लीग नहीं थी, तो उसकी वजह से भी जो है एक ग्लोबल डिमांड कम होने लगी थी सीरिया की। और उसकी वजह से भी एसी मिलान को ही नहीं सिर्फ बाकी टीम्स को भी थोड़ा सा यहाँ पर एक डेंट लेना पड़ा। और बहुत सारे रीजंस हैं। सीरिया जो कि बेस्ट लीग थी 90s में, एसी मिलान जो कि सुपर पावर थी, ड्यू टू देयर फाइनेंशियल ट्रबल्स, देयर ओनरशिप चेंजेस, सही रिक्रूटमेंट ना कर पाना, बहुत सारे मैनेजरियल चेंजेस होना, इन सब चीज़ों के कारण जो है अब एसी मिलान एक गंदी सी विशियस साइकिल में फंस गया। लास्ट सीजन हमने देखा कि जो साइंस थे स्टीफानो पियोली के अंडर वो काफ़ी पॉजिटिव थे, सेकंड फिनिश करे थे वो सीरिया में, और इस सीजन भी टाइटल के लिए काफ़ी अच्छा चार्ज कर रही है एसी मिलान। उन्होंने अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट करे हैं मार्केट में, तो यही एक वे दिखता है एसी मिलान का आगे जाके कि अगर वो अपनी ओनरशिप जो है उनको सपोर्ट करे एसी मिलान को। अब अमेरिकन ओनर्स हम जानते हैं कि काफ़ी अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है उनकी जब वो यूरोपियन स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे हम ग्लेजर्स की बात कर लें, क्रोइंकीज की बात कर लें, एफएसजी की बात कर लें। एफएसजी भी मतलब ठीक है, उन्होंने फिल कुटिन्यो वाले पैसे से रीबिल्ड करी लिवरपूल, बट उसके अलावा भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है लिवरपूल में इन्वेस्टमेंट का फ्रॉम अमेरिकन ओनर्स। तो ये एक चीज़ है। तो यहाँ अगर एसी मिलान जो है वो थोड़ा सा ओनर्स उनको सपोर्ट कर देते हैं तो डेफिनेटली दे कैन कम बैक एंड राइज अप एंड बी दैट सुपर पावर अगेन इन वर्ल्ड फुटबॉल। अगर स्टेडियम की बात करें तो सैन सीरो होम है एसी मिलान और इंटर मिलान दोनों का, जिसको स्टाडियो जिसिपे मियाजा भी बोला जाता है। 80,000 की कैपेसिटी है स्टेडियम की, और 1926 से यही स्टेडियम रहा है जो इंटर मिलान और एसी मिलान दोनों का होम रहा है। जिसिपे मियाजा प्लेयर थे जो एसी मिलान और इंटर मिलान दोनों के लिए खेले थे, तो इस वजह से जो स्टेडियम का नाम है वो उनके ऑनर में रखा गया है। और एसी मिलान के बैच की हम बात करें तो कोट ऑफ आर्म्स जो है उनका
वो इंग्लैंड का फ्लैग आप देख सकते हैं जैसे इसमें, क्योंकि इंग्लैंड के ही 2 लोगों ने स्टार्ट किया था ये मिलान फुटबॉल एंड क्रिकेट क्लब। और जो एसी मिलान का बैज है वो मोस्टली थ्रू आउट द हिस्ट्री सेम ही रहा है, माइनर वेरिएशंस रहे हैं। ACM जो है वो नाम रहता है क्लब के बैच पे। और एक जो स्टार है वो गोल्डन स्टार ऑफ स्पोर्ट्स एक्सीलेंस है, जो कि आपको मिलता है अगर आपने 10 या 10 से ज़्यादा लीग टाइटल्स जीत लिए हैं सीरिया में। तो अगर मिलान और 2 टाइटल जीत जाती है 19 और 20 तो 2 स्टार लग जाएंगे उनके बैच के ऊपर। तो ये जो रेड और ब्लैक का मिक्सचर है इसको रोसिनेरी बोला जाता है इटालियन में। रोसिनेरी द रेड एंड ब्लैक्स, इसका लिटरल मीनिंग होता है द रेड एंड ब्लैक्स। तो मिलान का जो निकनेम है वो रोसिनेरी है। और यहाँ अगर हम टाइटल्स और ट्रॉफीज की बात करें तो काफी सक्सेसफुल हिस्ट्री रही है एसी मिलान की। 18 लीग टाइटल हैं, 5 कोपा इटालिया है और 7 चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप्स हैं जो भी आप कहना चाहें, और 1 क्लब वर्ल्ड कप भी जीता है 2007 में। तो सारी ट्रॉफीज जो हैं वो जीती हैं एसी मिलान ने, जो भी अवेलेबल है यूरोपियन और इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन पिछले 10-12 साल में जो एसी मिलान का सक्सेस है वो नहीं है जो फैंस चाहते होंगे। और अगर मैं कोपा इटालिया की बात करूं तो 2003 के बाद से कोई कोपा इटालिया नहीं जीता है, 2011 के बाद से कोई सीरिया नहीं जीती है और 2007 के बाद से कोई चैंपियंस लीग नहीं जीती है। तो कोई मेजर ट्रॉफी जो है वो आई नहीं है 11 साल से एसी मिलान के पास। तो एसी मिलान एक ऐसा क्लब है जो मेरे लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है मन में हमेशा, बिकॉज जैसे मैंने कहा फीफा 2006 में वो टीम जो थी उनकी काफ़ी शानदार थी। काका का मैं बहुत बड़ा फ़ैन था, वो ह्यूज काका फ़ैन। और ये जो शर्ट देख रहे हैं आप, ये मतलब वन ऑफ द अर्लीस्ट फुटबॉल जर्सीज जो मैंने ली थी। आई थिंक दिस इज़ 2007-8 सीजन की जर्सी एसी मिलान की, और ये अभी भी है मेरे पास। आई हैव काका 22 प्रिंटेड एट द बैक। तो इस तरीके की मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर रहती है। और सिर्फ मेरी नहीं, जो भी जिन्होंने भी अर्ली 2000 से फुटबॉल देखना स्टार्ट किया है, दे ऑल नो कि व्हाट टीम एसी मिलान वाज। और मतलब जो भी मतलब 90s से भी फुटबॉल देख रहे हैं, दे ऑल नो कि कितनी शानदार टीम थी एसी मिलान की। एंड आई होप कि वापस से एसी मिलान, हु इज अ स्लीपिंग जायंट राइट नाउ, दिख रहा है, मतलब पॉजिटिव प्रोग्रेस के दिख रहे हैं, एविडेंस हैं, अच्छा काम कर रहे हैं स्टेफानो पियोली। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ दिल से कि जो उनकी ओनरशिप है इनको बैक करे, इनको सपोर्ट करे। एंड आई होप कि एसी मिलान बिकम्स दैट सुपर पावर इन इटालियन एंड यूरोपियन फुटबॉल येट अगेन। तो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये एपिसोड कैसा लगा, एंड आई होप आपको मजा आया होगा। प्लीज लेट मी नो नेक्स्ट क्लब हम कौन सा कवर करें। तो गाइस फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड फोर्जा मिलान।